बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एग्जांपल नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के एग्जांपल्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। अ फ्लास्क कंटेन ऑर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Obtain the ratio of first part average kinetic energy per molecule and second part root mean square speed VRMS of the molecules of the two gases. Given atomic mass of organ is equal to 39.9 atomic mass unit. Molecular mass of chlorine is equal to 70.9 atomic mass unit. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक फ्लास्क में ऑर्गन और क्लोरीन गैस है 2:1 मास के रेशो में। ठीक है ना, ऑर्गन का मास क्लोरीन के मास का डबल है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों ऑर्गन और क्लोरीन दोनों का ही टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें यहाँ फर्स्ट पार्ट में रेशो फाइंड करना है इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स का, और सेकेंड पार्ट में रेशो फाइंड करना है VRMS का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इन दोनों गैसेस के लिए। और हमें गिवन है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। यहाँ एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन क्यों लिखा गया है बच्चों? क्योंकि ऑर्गन है नोबल गैस, इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है। और मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा है क्लोरीन का? क्योंकि क्लोरीन ऐसे Cl2 की फॉर्म में, इसलिए इसका मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। हमें ऑर्गन और क्लोरीन का मास का रेशो गिवन है 2:1, और मिक्सचर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसमें हमने 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन ये गिवन है, तो वो लिख लिया हमने। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन ये भी लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? रेशो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kBT, ये आपने पढ़ा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है सिर्फ, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मिक्सचर का टेम्परेचर मीन्स दोनों का ही, ऑर्गन और क्लोरीन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर सेम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बस। तो इसको ही लिख लेते हैं हम। इसलिए बच्चों रेशो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑर्गन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर क्लोरीन, ये कितना आ जाएगा? 1/1 आ जाएगा, है ना। द रेशो is 1:1. So average kinetic energy per molecule for both the gases is same. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें यहाँ पर VRMS स्पीड का रेशो फाइंड करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाय VRMS। आइडियल गैस के लिए VRMS का फॉर्मूला √3RT/m। यहाँ R है गैस कांस्टेंट, T वही टेम्परेचर है, M यहाँ मॉलिक्यूलर मास है। VRMS ऑफ ऑर्गन अपॉन VRMS ऑफ क्लोरीन, तो ये M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर MCl2/M ऑर्गन। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ही, MCl2 गिवन है 70.9 और M ऑर्गन गिवन है 39.9। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों जब इसको डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करके आता है ये √1.77। अब हमें इस 1.77 का निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले बच्चों इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 177/100। ठीक है ना, पॉइंट हटा के 2 0 लगा दी हमने। 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ गया। अब हमें सिर्फ चाहिए 177 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 10 बाहर और यहाँ आ गया 177। तो 177 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो ये हमने पेयर बना लिए, यहाँ 1 आ गया। अब ये 77 लिया हमने और ये 1 का डबल यहाँ 2 आ गया।
तो अब हम देख रहे हैं कि ये है 77, तो ये 3 टाइम में चला जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 3। अब उसके बाद यहाँ बच गया 8। अब ये 8 तो जाएगा नहीं, तो अब हम यहाँ पॉइंट लगा के ये 2 0 लगा लेंगे और इधर यहाँ पे आ जाएगा 26। फिर से 3 टाइम्स में ही जा पाएगा, तो हम यहाँ पे फिर 3 लिख लेते हैं। 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 और एक 7, तो ये 789 माइनस करके बचता है ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देंगे हम इसको। तो मीन्स ये जो रेशो है ये आ गया 13.3 और यहाँ अपॉन में क्या है 10, मीन्स ये आ गया 1.33। VRMS ऑर्गन अपॉन VRMS क्लोरीन। ठीक है, तो ये रेशो आ गया यहाँ पर। द रेशो ऑफ VRMS स्पीड इज 1.33:1। अब यहाँ एग्जाम्पल में हमने देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको थोड़ा देख लेते हैं कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। You should note that composition of mixture by mass is quite irrelevant to the above calculation। अब हमने यहाँ पर देखा कि फॉर्मूले में कहीं पर भी मास नहीं आया। ये जो 2:1 का रेशो हमें दिया हुआ था ना कि इस रेशो में इनको मिक्स किया गया है, वो यहाँ पर irrelevant हो गया। Any other proportion by mass of organ and chlorine would give the same answer to first and second। इन दोनों पार्ट के आंसर सेम ही रहते अगर हमें 2:1 की जगह कोई और रेशो भी दिया रहता तो। कंडीशन क्या है, बस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर अनऑल्टर्ड, बस टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो जो मास का रेशो हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये जो हमें यहाँ पर ये रेशो दिया हुआ है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एग्जाम्पल 12.5। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 12.6। यूरेनियम हैज 2 isotopes of masses 235 and 238 units। If both are present in uranium hexafluoride gas, which would have the larger average speed? If the atomic mass of fluorine is 19 units, estimate the percentage difference in the speed at any temperature। बच्चों यूरेनियम के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 235 जो हल्का होता है, यूरेनियम 238 जो कि भारी होता है। अब ये वाला यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, लेकिन नेचर में ज्यादा ये मिलता है। तो यूरेनियम 238 को बनाना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 235 में। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले यूरेनियम को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में, UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर डिफ्यूजन मेथड की हेल्प से 238 से 235 को अलग कर लिया जाता है। आपने ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ तो पढ़ा होगा ना, तो वो डिफ्यूजन मेथड यूज करके ऐसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, which would have the larger average speed। हमें बताना है कि इन दोनों में से यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 में से किसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, और क्या बताना है, if atomic mass of fluorine is 19 units, estimate the percentage difference in speed at any temperature। तो ये सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि 2 आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के, हमें जरूरत है यूरेनियम 235 की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, लेकिन हमें ज्यादा मिलता है यूरेनियम 238। तो 238 से 235 अलग करने के लिए पहले इसको एक गैस में कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में, और फिर डिफ्यूजन मेथड से 235 को 238 से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है यूरेनियम हैज 2 isotopes, uranium 235 and uranium 238। These exist in uranium hexafluoride gas, means UF6 में ये एग्जिस्ट करते हैं। और गिवन है हमें एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन,
ये है 19 यूनिट्स। अब हम यहाँ पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, एक बार यूरेनियम 235 के लिए और एक बार यूरेनियम 238 के लिए। तो जब मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, जो अभी हमने ऊपर देखा था ना, ये कि VRMS, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ UF6 फॉर यूरेनियम 235, तो ये क्या हो जाएगा 235, ये तो यूरेनियम का हो गया, F6 तो मीन 6 into 19, ये आ जाता है बच्चों 349। ठीक है, अब हम यही निकालते हैं फॉर यूरेनियम 238, तो ये आ जाता है 238 प्लस 6 into 19, 3 बढ़ गए हैं तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर देंगे इसमें, तो 352 आ गया। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पर कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m अंडर रूट में। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि जो स्पीड है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी हमें पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह से V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। तो जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसलिए बच्चों स्मॉलर द मास ऑफ द मॉलिक्यूल फास्टर विल बी द स्पीड। तो स्पीड किसकी ज्यादा आ गई, यूरेनियम 235 की। सो यूरेनियम 235 विल बी फास्टर। इसी प्रॉपर्टी को ही तो यूज किया जाता है डिफ्यूजन मेथड में, जिसकी हेल्प से इनको अलग कर लिया जाता है। चलिए ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट एक तरीके से कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, विच वुड हैव द लार्जर स्पीड। अब हमें इसका दूसरा पार्ट देखना है जिसमें हमें फाइंड करना है परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड। तो परसेंटेज डिफरेंस के लिए पहले हमको डिफरेंस ऑफ स्पीड फाइंड करना होगा। मींस हम यहाँ पर पहले V1 अपॉन V2 फाइंड करेंगे, और ये V1 V2 हम यहाँ पर ले रहे हैं V1 349 अपॉन 352, और मास के रिलेशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा M2 अपॉन M1। ठीक है ना, ये आ गया 352 का ये M2, और 349 के लिए आ गया ये M1। अब इससे V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या आ गई, M2 अपॉन M1 मीन्स 352 अपॉन 349। डिवाइड करते हैं बच्चों, तो डिवाइड करके आता है ये 1.0086। ठीक है, ये V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम इसको 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस 0.0086 और पावर 1/2। अब इसको हम कंपेयर कर ले रहे हैं 1 प्लस एक्स पावर n से। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, 1 प्लस एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इस तरह से V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 मीन्स 0.0086 अपॉन 2। ठीक है, और ये आ गया 1.0043। ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने तो ये यहाँ पे 0.0043 आ गया, ऐड करके 1.0043, ये V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ गई। दैट इज V1 इज इक्वल टू 1.0043 V2, और ये V1 क्या है, V349 इज इक्वल टू 1.0043 V352। इसमें फाइंड करना है परसेंटेज डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 ये फाइंड करना है। अब डेल्टा V इसको लिख लेते हैं V349 माइनस V352 अपॉन V352। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। V349 की ये वैल्यू है 1.0043 V352, ठीक है, माइनस V352 अपॉन V352।
तो अब ये 352 तो बच्चों कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0043 माइनस 1 बचेगा। इधर 100 की मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी ये 100 की मल्टीप्लाई होगी, इनटू आ गया ये 100, तो 0.0043 इंटू 100, तो 0.43%। तो ये आ गया परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 0.43%। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12.6। एक बार हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि क्या और लिखा हुआ है आगे इसमें, इसको देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो पहले तो ये लिखा हुआ है फिक्स्ड टेम्परेचर पर एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। ठीक है, फिर ये सारा सॉल्यूशन हम देख ही चुके हैं कि ये डिफरेंस हमारा 0.43% आया है। अब आगे पढ़ते हैं। यूरेनियम 235 इज आइसोटोप नीडेड फॉर न्यूक्लियर फिजन। ये हमने शुरू में ही समझ लिया था कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें चाहिए यूरेनियम 235। To separate it from the more abundant isotope 238, the mixture is surrounded by a porous cylinder. The porous cylinder must be thick and narrow so that molecule wander through the individually colliding with the wall of the long pore. The faster molecule will leak out more than the slower one, and so there is more of the lighter molecule enrichment outside the porous cylinder. The method is not very efficient and has to be repeated several times for sufficient enrichment. तो बच्चों यहाँ पर जो हम डिफ्यूजन मेथड की बात कर रहे थे कि ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है, तो एक तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि स्पीड के बेसिस पर दोनों को सेपरेट किया जाता है, यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करने के लिए। एक पोरस सिलेंडर जिसमें कि बहुत छोटे छोटे से टाइनी होल्स होते हैं और फिर वहां स्पीड बढ़ाई जाती है, तो जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मींस यूरेनियम 235 उनकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल जाते हैं उन टाइनी होल से, और इस मेथड को ही बार बार रिपीट कराया जाता है जिससे कि हमें इसका अमाउंट मिल जाए न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फिजन के लिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।